नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत विधानसभा चुनाव के बाद अलग अलग विचारधारा रखने वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस ने एक साथ आकर राज्य में सत्ता स्थापित की, लेकिन इसके बाद कहा जाने लगा कि महाविकास आघाड़ी की ये सरकार टिकेगी नहीं और बहुत जल्द तीनों दल आपसी मनमुटाव के चलते अलग हो जाएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार बेहद सफलतापूर्वक चल रही है और अपने कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूरा करने की ओर अग्रसर भी है। यह सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करेगी। आगामी लोकसभा व विधानसभा के चुनाव भी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दलों द्वारा साथ मिलकर बतौर आघाड़ी ही लड़े जाएंगे। इस तरह का प्रतिपादन महाविकास आघाड़ी के शिल्पकार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया सांसद शरद पवार द्वारा किया गया है। अपने इस वक्तव्य के जरिए शरद पवार ने विपक्षी दलों सहित आघाड़ी में शामिल दलों के असंतुष्ट नेताओं को स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से अस्थिर है और भविष्य में भी यह आघाड़ी कायम रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने एक ही तीर से कई निशाने साधे। 2 दिन पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस समय पीएम मोदी व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच कुछ देर तक एकांत में चर्चा भी हुई, जिसे लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए थे। ऐसी स्थिति में शरद पवार द्वारा शिवसेना को लेकर जताए गए विश्वास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही पवार के वक्तव्य को लेकर यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने मोदी और ठाकरे के बीच हुई बैठक को बेहद गंभीरता से लेने के साथ ही इसे लेकर हो रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाया है और शिवसेना को भाजपा की ओर से की गई धोखाधड़ी की याद भी दिलाई है। साथ ही महाविकास आघाड़ी को लेकर आए दिन अलग अलग बयान जारी करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी अपने इस वक्तव्य के जरिए उन्होंने अपने घेरे में लिया है और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में तीनों दलों के एकत्रित रहने का संकेत देते हुए शिवसेना सहित कांग्रेस को चुनाव में गठबंधन करने का अभी से ऑफर भी दे दिया है। ऐसे में शरद पवार के वक्तव्य को बेहद गूढ़ अर्थ व दूरगामी सोच के साथ दिया गया बयान माना जा रहा है। गुरुवार को अमरावती शहर सहित जिले में आधिकारिक रूप से मानसून का आगमन हो गया और गुरुवार की दोपहर अचानक आसमान में काले घने बादलों का जमावड़ा होने के साथ ही झमाझम बरसात होनी शुरू हुई, जिससे शहर से समूचा जिला भीगकर सराबोर हो गया। वहीं इससे पहले बुधवार की शाम भी अमरावती शहर से जिले में मृगधाराएं जमकर बरसी थी। दोनों समय लगातार 2.5 से 3 घंटे हुई बारिश की वजह से जहां एक और पारा काफी हद तक नीचे लुढ़क गया, वहीं दूसरी ओर अचानक ही शुरू हुई बारिश की वजह से कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति भी बनी और आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ। इस बार मृग नक्षत्र ने अमरावती जिला वासियों को निराश नहीं किया है और जिले के लगभग सभी इलाकों को मानसून की पहली बारिश ने भिगोकर सरोबार कर दिया है। कई स्थानों पर बुधवार की शाम और गुरुवार की दोपहर लगातार 2-2 घंटे बारिश चलती रही, जिससे संबंधित क्षेत्रों के नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और कुछ एक स्थानों पर पहली ही बारिश के दौरान बाढ़ सदृश हालात बन गए। समूचे विदर्भ क्षेत्र में मानसूनी हवाएं चलने के साथ ही अब अमरावती शहर सहित समूचे जिले में झमाझम बारिश होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बुआई से पहले सभी किसान अपनी जमीनों पर अंतिम मशागत कर रहे हैं ताकि जमीन बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। साथ ही इस बारिश को लेकर किसान काफी हद तक आह्लादित व आनंदित भी दिखाई दे रहे हैं। धामनगांव रेलवे तहसील में गुरुवार की दोपहर बारिश ने जमकर जोर पकड़ा। इस बारिश ने धामनगांव तहसील में आने वाले वाढोना गायकवाड़ गांव में जमकर तबाही भी मचाई। गांव के 15 से 20 घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से जीवनाशक सामग्री का नुकसान हुआ है। साथ ही अधिकांश खेत खलिहानों में पानी घुस जाने से खेतों की जमीनों की मिट्टी बह गई है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड द्वारा कहा गया है कि मानसून की एंट्री जिले में होने के लिए भले ही 4 दिन की अवधि शेष है, किंतु अमरावती जिले सहित संपूर्ण विदर्भ में बारिश की झमाझम शुरू हो चुकी है और अगले सप्ताह तक जबरदस्त बारिश होगी। अनिल बंड ने मंडल न्यूज को बताया कि अमरावती जिले सहित विदर्भ में बारिश आगामी 4 महीने तक लगातार जारी रहेगी। इस दौरान अमरावती जिले में औसत 800 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। साथ ही इस बार जिले के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि के भी आसार नजर आ रहे हैं। विश्व नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में हरिना फाउंडेशन तथा जिला सामान्य अस्पताल के नेत्र विभाग की ओर से एहसास करें नेत्रहीनों के दर्द का यह उपक्रम चलाया गया। इस दौरान जिलाधीश नवाल ने जिला सामान्य अस्पताल के नेत्र विभाग को भेंट दी और नेत्र विभाग में कार्यरत परिचारिकाओं ने जिलाधीश का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। जिसके बाद जिलाधीश नवाल ने नेत्र विभाग के चिकित्सकों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि हरिना फाउंडेशन व जिला सामान्य अस्पताल के नेत्र विभाग की टीम नेत्रदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है और जल्द ही इस नेत्र विभाग में नेत्र पेढ़ी की स्थापना की जाएगी। मोठी चळवळ मागील कित्येक वर्षापासून इकडचं समाजसेवी संघटन आणि जिल्हा नेत्रदान समितीच्या मार्फत सुरू आहे। इथे हरिना फाउंडेशन आणि आपली जे अंधत्व निवारण समिती आहेत
हे खूप चांगल्या प्रकारे इकडे काम करते आहे आणि आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये आपण केरिटोप्लास्टी सेंटर हे सुद्धा आपण सुरू करण्याचा मानस करतो आहे आणि जिल्हा नेत्रपेढी येथे एक आई बँक सुद्धा आपण लवकर सुरू करणार आहे। या ठिकाणी जेवढे डॉक्टर्स आहेत, जेवढे नर्सेस आहेत, जेवढा सपोर्टिंग स्टाफ आहे, याचं अतिशय चांगला काम होऊन जिल्ह्यामध्ये अंधत्व निर्माणासाठी एक उत्कृष्ट काम सर्वांच्या सहभागातून इकडे होत आहे। त्यामुळे मी सर्वांना एक आव्हान पण करतो की आपण महिलेनंतर सुद्धा आपण समाजाच्या कामाला येऊ शकतो आहे। त्यामुळे सर्वांनी आपले डोळे किंवा अवयव हे निश्चितच इतर लोकांसाठी आपण दान करावं आणि जे आपली परंपरा आहे, जे आपले जुने संस्कार आहेत, त्यामुळे नेत्रदान किंवा अवयवदान हे सर्वात मोठं दान आहे। त्यामुळे मी सर्वांना आव्हान सुद्धा करतो की आपण सर्वांनीच रक्तदान, नेत्रदान, अवयवदान हे सर्व करा आणि आपले लोकांच्या हितासाठी काम करा। धन्यवाद। हरीना फाउंडेशन अंतर्गत विश्व नेत्रदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को मनपा प्रांगण में भी किया गया, जहां पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए महापौर चेतन गावंडे व मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने जनता को नेत्रदान के महान कार्य में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान मनपा आयुक्त व महापौर ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधते हुए नेत्रहीनों के दर्द का एहसास किया। 1 मिनिटासाठी डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून नेत्रहीनांच्या सहवेदना जाणून घेण्याची एक संधी दिली आहे। यातून संदेश असा जातो आहे की खरोखर ज्यांना नेत्र नाही आहेत, परमेश्वरांनी किंवा निसर्गाने ज्यांच्यावर अन्याय केला आहे, यांचं जग कसं आहे याची जाणीव आपल्याला झाली आहे। यातून नेत्रदान करण्यासाठी समाजाला प्रेरणा मिळत आहे। मी या उपक्रमासाठी हरिना नेत्र फाउंडेशनच्या सर्व सदस्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। परंतु ज्यांचं कायम नेत्र गेलेले आहे, त्यांचे वेदना काय आहे त्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही अनुभवलेला आहे। म्हणून नागरिकांना विनंती करतो की हरिना फाउंडेशनच्या या उपक्रमांतर्गत आपण सर्वांनी नेत्रदानाचा संकल्प आजच्या दिवशी घेऊया। साथ ही इस अवसर पर हरिना फाउंडेशन के पदाधिकारियों का यथोचित सम्मान भी किया गया। इस समय पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत सहित अन्य सभी मनपा पदाधिकारी उपस्थित थे। कुछ देर एहसास करो कि अपने आँखों पे पट्टी बांध के कैसा महसूस आपको होता है। मतलब जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी अवस्था क्या है, इसलिए आँखों पे पट्टी बांधने का ये उपक्रम इन्होंने हाथ में लिया। इस वजह से अपने को महसूस होता है कि जिनको नेत्रहीन लोग हैं उनकी क्या दिक्कत होगी, इसलिए नेत्रदान करना चाहिए, नेत्र अवयव दान करना चाहिए। हमने अभी 1 मिनट आँखों की काली पट्टी बांध के जो अनुभव किया है, अपन 1 मिनट में आदमी को घबराहट छूट जाती है, पूरा अंधेरा दिखता है। इसमें से आप अंदाज़ा लगाइए कि नेत्रहीन पर क्या बीतती होगी। इसलिए आज जो हरिना नेत्रदान समिति ने जो 10 जून के निमित्त ये पूरे शहर में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका काम चालू है। अमरावती का नाम इन्होंने बहुत बड़ा किया है। इसलिए मैं आज ये सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि जितने भी लोग नेत्रदान कर सकते हैं उन्होंने नेत्रदान करना चाहिए। विश्व नेत्रदान दिवस पर बडनेरा रोड स्थित धन्वंतरी सहकारी अस्पताल में 10 जरूरतमंद मरीजों की निःशुल्क नेत्र शल्य क्रिया की गई। इस समय डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर मृदुला मलिये, डॉक्टर अनूप चांडक व डॉक्टर प्रियंका बंसाली इन नेत्र शल्य चिकित्सकों का सत्कार भी किया गया। इस समय पेट्रोल व डीजल की दरों में लगातार इजाफा होना जारी है और पेट्रोल की दरें 100 रुपये व डीजल की दरें 90 रुपये के स्तर को पार करने के बाद भी लगातार ऊपर उठ रही हैं और रोजाना पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नए उच्चतम स्तर को छू रही हैं। गुरुवार को अमरावती में पेट्रोल 103 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 95 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर जा पहुंचा। यह पेट्रोल व डीजल की अब तक की सर्वाधिक दरें हैं। पेट्रोल व डीजल की दरों में रोजाना हो रही दर वृद्धि की वजह से जहाँ एक और लोगों का मासिक बजट गड़बड़ा रहा है, वहीं माल ढुलाई की दरें बढ़ने की वजह से जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों पर भी महंगाई का असर देखा जा रहा है। ऐसे में आम नागरिकों को इस दर वृद्धि की वजह से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अग्रसर रहने वाली आशा सेविका व आशा प्रवर्तकों के मानधन में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास निवेदन भेजा है। इस निवेदन में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि राज्य में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आशा सेविकाओं व आशा समूह प्रवर्तकों ने कोरोना की जंग में स्वयं को झोंक कर दिन रात काम किया और कोविड संक्रमण पर नियंत्रण पाने में आशा सेविकाओं व प्रवर्तकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में पुणे स्थित स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की संचालक अर्चना पाटिल ने मेलघाट क्षेत्र का दौरा किया। इस समय जिला परिषद स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर उन्हें एक निवेदन सौंपा गया। इस वक्त जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के साथ साथ बाजारों में ग्राहकी का दौर शुरू हुआ है, वैसे ही अब बाजार काफी हद तक संभलता नजर आ रहा है। विगत लंबे समय से लॉकडाउन व संचारबंदी के चलते सराफा बाजार भी काफी अरसे तक बंद रहा और कुछ समय पहले अनलॉक में थोड़ी बहुत छूट मिलने के बावजूद ग्राहकी में कोई विशेष जोर नहीं रहने और मांग बेहद कम रहने की वजह से सोने व चांदी के दामों में काफी हद तक गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे चमकीली धातुओं के दाम तेजी पकड़ने लगे हैं। इसके तहत सोना एक बार फिर 50,000 रुपए प्रति तोला के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी उछलकर 71,500 रुपए प्रति किलो के दर पर जा पहुंची है। अनुमान के मुताबिक जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सोने व चांदी के दामों में तेजी का आलम दिखाई देगा। अब तक देखा और सुना जाता था कि गरीबों एवं सामान्य लोगों द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों के लिए बनाए गए विश्राम गृह पर खुद सरकारी निबंधक सहकारी संस्था के सरकारी कार्यालय द्वारा विगत 7 वर्ष से नियम बाह्य अतिक्रमण किया गया है। किसानों के लिए बने रेस्ट हाउस में सहायक निबंधक का कार्यालय बिना किसी अनुबंध, बिना किसी लिखा पढ़ी और बिना किसी रसीद के चल रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी समय सिविल लाइन में पंचायत समिति के बाजू में स्थित रहने वाला सहायक निबंधक का यह कार्यालय आखिर मंडी परिसर के भीतर कैसे पहुंचा और किसकी मर्जी से किसानों के विश्राम करने हेतु बनाए गए रेस्ट हाउस पर इस सरकारी कार्यालय द्वारा अपना कब्जा जमाया गया। पिछले लंबे समय से अचलपुर बाजार समिति कई तरह के विवादों में घिरी हुई है। वहीं अब एक नया विवाद सामने आया है जिसमें पता चला है कि इस रेस्ट हाउस में पहले किसानों के रुकने हेतु पलंग, गद्दे, कंबल, ड्रेसिंग टेबल, बाल्टी, मग्गे आदि साहित्य उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन सहायक निबंधक कार्यालय के यहाँ आते ही धीरे धीरे यह सभी सामान गायब हो गया। लेकिन मंडी संचालकों द्वारा इसे लेकर कभी किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसे लेकर सबसे अधिक आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर जिला सह निबंधक संदीप जाधव ने कहा कि उनके पास इस मामले को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे इस मामले की पूरी जानकारी ले रहे हैं, जिसके बाद तमाम आवश्यक जांच करते हुए संबंधितों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चिखलदरा में अब सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण यहां पर बंद पड़े उद्योगों को एक बार फिर गति मिल रही है और रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन पिछले 3 महीने से बंद पड़ी जंगल सफारी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण जंगल सफारी हेतु सैलानियों को ले जाने हेतु 50 जिप्सी गाड़ियां अपनी ही स्थान पर खड़ी हैं और इन जिप्सी गाड़ियों के भरोसे उदर निर्वाह करने वाले 100 परिवार आज भी बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। मेलघाट में चलने वाली जंगल सफारी एकमात्र ऐसी जंगल सफारी है जो बारिश के मौसम के दौरान भी शुरू रहती है और यहाँ पर बारिश में जंगल सफारी का आनंद लेने हेतु सैलानी बड़े पैमाने पर आते हैं। मगर जंगल सफारी शुरू करने की संभावना पर भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 7 जून 2021 को जारी किए गए प्रश्न ने सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें सभी राज्य सरकारों के टाइगर रेंज के मुख्य वन्यजीव अधिकारियों को पत्र भेजकर टाइगर रिजर्व में अगले आदेश तक सभी पर्यटन गतिविधियां बंद रखने के संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। इसके बारे में कहा गया है कि चेन्नई के वंडालूर चिड़ियाघर में कोविड संक्रमण व अन्य कारणों से एक शेरनी की मौत होने का संदेह है, जिसका प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में फिलहाल जंगल सफारी को बंद रखा जाए। संभाग को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को कोवैक्सीन के 8,160 वैक्सीन की खेप प्राप्त हुई। वहीं शुक्रवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 48,500 डोज की खेप प्राप्त होगी। इस पूरे स्टॉक का जिला निहाय वितरण शुक्रवार की सुबह किया जाएगा, जिसके तहत अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 1,000 व कोविशील्ड के 10,100 डोज की खेप उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा अकोला जिले को 1,500 कोवैक्सीन, 12,100 कोविशील्ड, यवतमाल जिले को 2,000 कोवैक्सीन व 11,800 कोविशील्ड, बुल्ढाना को 2,160 कोवैक्सीन तथा 2,200 कोविशील्ड तथा वाशिम जिले को 1,500 कोवैक्सीन तथा 12,300 कोविशील्ड की डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। अमरावती जिले में विगत लंबे समय के बाद कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है और लगातार दूसरे दिन रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 125 के आसपास रही। गुरुवार को केवल 126 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही गुरुवार को जिले में केवल 4 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,750 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,516 पर पहुंच गई है। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 288 मरीजों को
कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 90,698 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत वाली खबर यह भी है कि गुरुवार को समूचे संभाग में केवल 357 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 84, यवतमाल के 30, बुल्ढाना के 42 तथा वाशिम के 75 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही गुरुवार को संभाग में 986 मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटे, जिनमें अकोला के 174, यवतमाल के 75, बुल्ढाना के 339 तथा वाशिम के 110 मरीज शामिल हैं। संभाग में अब तक कुल 3,51,557 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,40,804 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। हालांकि विगत एक वर्ष के दौरान संभाग में 5,402 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है, जिसके तहत अकोला में 1,067, यवतमाल में 1,783, बुल्ढाना में 640 तथा वाशिम में 396 मरीजों ने दम तोड़ा है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों के लिए कोविड के संक्रमण को बेहद खतरनाक कहा जाता है, किंतु यदि मन में जीवन के प्रति सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास है तो 80-90 साल की आयु में भी कोविड संक्रमण को मात दी जा सकती है। इस बात को कई बुजुर्ग मरीजों ने साबित कर दिखाया है। अमरावती जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 14,304 बुजुर्ग इस बीमारी की चपेट में आने के बाद पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इन बुजुर्गों ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कोविड मुक्त होते हुए युवाओं के सामने जिंदादिली का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को छोटे बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी से ही इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम आवश्यक नियोजन किए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान मई माह के अंत तक जिले में 10 वर्ष से कम आयु वाले 2,326 छोटे बच्चे कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 1,275 बच्चों व 1,051 बच्चियों का समावेश रहने की जानकारी है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि कोविड का संक्रमण किसी विशिष्ट आयु वर्ग के लोगों को अपना शिकार नहीं बना रहा, बल्कि हर आयु वर्ग के लोग इस बीमारी की संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिला कोविड अस्पताल में 60 बेड तथा सभी उपजिला अस्पतालों में 10-10 बेड छोटे बच्चों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा तहसील स्तरीय दवाखानों व ग्रामीण अस्पतालों में भी 5-5 बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सभी स्थानों पर बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस आशय की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा दी गई है। जिले के कुल 46 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,370 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 460 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 1,910 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही विगत कुछ दिनों से जिले में रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी देखी जा रही है और अब नए संक्रमितों की तुलना में पहले से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन काल के दौरान आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस व नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन का कामकाज बंद था। ऐसे में इस दौरान कई लोगों के दुपहिया व 4 पहिया वाहनों के परमानेंट लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई, किंतु ऐसे सभी लोगों के लिए सरकारी निर्देशानुसार लाइसेंस की अवधि को 30 जून तक समयावधि दी गई है। साथ ही उन्हें 30 जून से पहले सरकार के सारथी पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट लेने हेतु कहा गया है। ऐसी जानकारी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके द्वारा दी गई है। कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत 8 वर्षों से जलापूर्ति योजना के ग्राहकों को बकाया बिलों पर जो ब्याज दर लगाया जा रहा है उसे निर्भय योजना के अंतर्गत माफ किया जाए। ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा विगत 8 वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा अब तक इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अतः जल्द से जल्द इस बारे में आवश्यक निर्णय लेते हुए ग्राहकों को निर्भय योजना का लाभ दिया जाए। शहर के प्रभाग क्रमांक 4 अंतर्गत आने वाले अकबर नगर परिसर वासियों को विगत कई दिनों से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से अकबर नगर वासियों की जल संकट समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा। ऐसे में अकबर नगर क्षेत्र की महिलाओं ने इंडियन यूनियन यूथ मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्राधिकरण के कार्यालय पर दस्तक दी और कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपकर जल समस्या का निराकरण करने की मांग की, अन्यथा पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र जल सेवा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में विगत 10 दिनों से राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत जल सेवा कर्मचारी काले फीते लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं अब कल शुक्रवार 11 जून से भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन करना शुरू किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन के तीसरे दौर में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र जल सेवा कर्मचारी संघ के प्रदेश उप महासचिव अरविंद सिंह परदेसी द्वारा दी गई है। परदेसी ने बताया कि राज्य के सभी विभागों में कई तरह की सुविधाएं लागू की गई हैं, किंतु अकेले महाराष्ट्र
राष्ट्रीय जीवन प्राधिकरण के ही अधिकारियों व कर्मचारियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसके तहत विगत 10 दिनों से प्राधिकरण के अमरावती सहित सभी मुख्यालयों में मुख्य अभियंता से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सभी कर्मचारी व अधिकारी काले फीते लगाकर काम कर रहे हैं। इस आंदोलन के अगले चरण में कल से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी मांगे स्वीकार नहीं की जाती तो आंदोलन के अंतिम चरण में काम बंद आंदोलन करते हुए जलापूर्ति करना बंद किया जाएगा। कालबद्ध पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, आमचा वाहन भत्ता या आमच्या मंजूर झालेल्या आहेत। अनेक प्रकरण आमचे शासनाकडे प्रलंबित आहेत। त्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी शासनाचं लक्ष आमच्याकडे वेधावं, यासाठी या मागणीकडे लक्ष त्यांचं लगावं, यासाठी आम्ही हे काड्याफिती लावून 10 दिवसाचा हा निदर्शन केलेले आहे। समाजवादी पार्टी की अमरावती शहर कमेटी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में महावितरण द्वारा बिना वजह बार बार खंडित की जा रही विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखा जाए। बार बार विद्युत आपूर्ति खंडित होने से क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से आगामी 14 जून को आने वाले गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जयस्तंभ चौक स्थित गुणवंत बाबा मंदिर परिसर में ठंडे शरबत व जल की सेवा शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ उठाने का आग्रह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा व सचिव डॉक्टर निकू खालसा सहित सभी सात संगत द्वारा किया गया है। कोविड संक्रमण काल के दौरान सरकारी आदेश के चलते विगत शैक्षणिक सत्र में राज्य के सभी स्कूल व कॉलेज बंद थे। इस दौरान सभी महाविद्यालयों के वाचनालय, व्यायामशाला, प्रयोगशाला, साइकिल व मोटरसाइकिल स्टैंड की सुविधाएं बंद थी। साथ ही विद्यापीठ के परीक्षा केंद्रों पर आसन व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन्विजिलेंस, उत्तर पुस्तिकाएं व प्रश्न पत्रिकाएं आदि पर होने वाला खर्च भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद सभी महाविद्यालयों एवं विद्यापीठ द्वारा विद्यार्थियों से इन सभी बातों के लिए शुल्क वसूल किया गया, जो एक तरह से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की आर्थिक लूट है। इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शुभम शेरेकर व महानगर अध्यक्ष सुयोग वाघमारे ने उच्च शिक्षा विभाग के सहसंचालक व संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुल सचिव तुषार देशमुख को निवेदन सौंपते हुए इस आर्थिक लूट को रोककर सभी विद्यार्थियों से वसूला गया शुल्क माफ कर उन्हें उनकी रकम वापस लौटाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि जिस तरह विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य तौर पर वैक्सीन लगवाई जा रही है, ठीक उसी तरह विद्यापीठ द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में टीकाकरण अभियान चलाया जाए और महाविद्यालयों में कक्षाएं शुरू होने से पहले 100% विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाए। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अमरावती जिले में बड़ी संख्या में लोग बाग इस संक्रमण की चपेट में आए। इस दौरान जहां एक ओर कोविड अस्पतालों के डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, वहीं अटेंडेंट व ठेका नियुक्त स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा कोविड संक्रमण की वजह से मरने वाले मरीजों के पास से कीमती साहित्य चुराया जा रहा था। इस संदर्भ में सुपर कोविड अस्पताल तथा जिला सामान्य अस्पताल को लेकर ही करीब 13 शिकायतें पुलिस थाने में पहुंची हैं और सर्वाधिक शिकायतें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पताल को लेकर प्राप्त हुई है। विगत माह उजागर हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी मामले में नामजद किए गए और लगातार पुलिस की पकड़ से दूर भाग रहे डॉक्टर पवन मालूसरे की अग्रिम जमानत याचिका पर कल शुक्रवार 11 जून को स्थानीय अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले को लेकर डॉक्टर पवन मालूसरे द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई का काम गुरुवार को पूरा हो गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस मामले के फैसले की ओर लगी हुई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के रसायन शास्त्र विभाग परिसर में मंगलवार की शाम एक कुत्ते पर अचानक ही तेंदुए द्वारा हमला किया गया। इस समय ड्यूटी पर तैनात रहने वाले सुरक्षा रक्षकों द्वारा चीख पुकार मचाए जाते ही तेंदुआ मौके से भाग निकला, जिसकी वजह से कुत्ते की जान बच गई। अमरावती शहर से जिले से लापता हुए बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बीते 1 जून से ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है, जो आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान जिले के विविध हिस्सों से लापता हुए बच्चों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक थाने में एक टीम तैयार की गई है, जिसके द्वारा अपने अपने क्षेत्र से गुमशुदा हुए बच्चों की सूची तैयार कर उन बच्चों को ढूंढा जाएगा। इसके तहत वर्ष 2014 से लापता हुए बच्चों को भी खोजा जाएगा। इन दिनों अमरावती शहर में दुपहिया चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हाल ही में कोतवाली पुलिस ने अंबा गेट परिसर से एक दुपहिया चोर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम गौरव भीमानी बताया गया है। इन दिनों साइबर अपराधियों ने लोगों को लुभावने प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया है। इन साइबर अपराधियों के जाल में शहर के अनेक लोग फंस चुके हैं। हाल ही में वाटर टेस्टिंग किट का ट्रक भिजवाने के नाम पर शहर के कैलाश नगर में रहने वाले महेश जायसवाल को 20,000 रुपए से ठगे जाने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस थाने द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है।
ट्रक में सोयाबीन लेकर जा रहे एक ट्रक चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने की घटना उजागर हुई है। इसके साथ ही हत्यारे सोयाबीन से लदा ट्रक लेकर भी फरार हो गए और मोर्शी मार्ग पर स्थित निम्बा गांव के पास ट्रक ड्राइवर के शव को फेंक दिया गया। इस घटना से समूचे परिसर में सनसनी मच गई है। मृतक ट्रक चालक का नाम नंद किशोर उइके बताया गया है, जो छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला था। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।